हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस द टच टॉक। आपके क्लास 10 के एग्ज़ाम को रह गया है बस एक महीना। उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपने अच्छी तैयारी कर भी ली होगी। अब ये आप रिवाइज कर रहे होंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स और उसके क्वेश्चन को डील। ठीक है, तो एक ही करके सारी वीडियोज़ आएंगी। आज का जो टॉपिक है वो सर्कल पे होने वाला है। हम दो वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। एक टॉपिक में सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा और सेकंड वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला टॉपिक होने वाला है सर्कल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्कल के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ा होगा। क्लास 9th में आपने सर्कल को ऑलरेडी पढ़ा होगा, सर्कल के डेफिनेशन को जानते होगे। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या है, अगर हम इस डेफिनेशन पे फोकस करें तो ये कुछ ऐसा है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन जहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ओके, तो इसका डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। ओके, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसे ही हमने नाम दे दिया है रेडियस का। ओके, और यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हमने क्या नाम दे दिया है, इसे नाम दे दिया है सेंटर का। ओके, ठीक है, यानी सर्कल, ये जो फिगर बनाया आपने, दिस इज सेंटर, ये रेडियस, ये ओ सेंटर। ठीक है, और ये बहुत सारे पॉइंट जो इस सर्कल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब के सब इस फिक्स्ड पॉइंट से यानी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये तो एकदम बेसिक है, ये आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ओके, इन सबको हमने नेमिंग कर लिया, R1, R2, R3, R4, R5, और ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस हैं। यानी इस फिगर के बारे में हम यही बोलेंगे कि इन सर्कल सी ओ आर, ओके, आर इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5, कुछ ऐसा है इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी सर्कल से रिलेटेड सारे टर्म्स जैसे आर्क, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, ठीक है, इन सारे टर्म्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। एटीसी ऑलरेडी इन सबको डिस्कस कर लिया है आपने क्लास 9th में। ठीक है, क्लास 10th में क्या करना है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे थ्योरम्स को भी आपने किया है। आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो क्लास 10th में हमें क्या करना है, क्लास 10th में बस हमें सेकेंड और टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। सेकेंड और टेंजेंट क्या है, तो सेकेंड और टेंजेंट बस एक लाइन ही तो है, मतलब पोजिशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट ऑफ सर्कल, ये स्टडी करना है क्लास 10th में। आप उसको एक बार नोट कर लो, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो सबसे पहले समझ लो ये लाइन क्या है। पोजीशन ऑफ लाइन इन द सेंस कि ये जो लाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सा लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड और टेंजेंट। तो सेकेंड और टेंजेंट क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं, सर्कल के रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं। अब सिंपल ये समझो कि सेकेंड एक ऐसा लाइन है जो किसी कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक्सटर्नली वो उसे टच करके निकलता है। सर्कल के सेंस में हम यही पढ़ते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर ये चलता है कि सेकेंड और टेंजेंट सिर्फ सर्कल में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो किसी भी कर्व के साथ एग्जिस्ट करेगा। और एक कन्फ्यूज़न और भी अगर दिमाग में चल रहा हो या नहीं चले, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये सेकेंड और टेंजेंट वही है जो हम ट्रिगो में पढ़ते हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल वो नहीं है। ट्रिगो में जो सेकेंड और टेंजेंट पढ़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइड्स के रेशियो को डिनोट करता है, और यहाँ पे जो सेकेंड टेंजेंट है ये कर्व और लाइन का अपना नेचर है। ठीक है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। तो चलो एक एक करके हम इस दोनों पे डिफाइन करते हैं, इस दोनों को डिफाइन करते हैं। सेकेंड क्या है, आप सेकेंड को समझ लो, बस दो ही डेफिनेशन है, सेकेंड और टेंजेंट को समझो, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट थ्योरम पे आ जाएंगे। तो जैसा कि सेकेंड के बारे में आपको बताया गया कि सेकेंड एक ऐसा लाइन है जो किसी कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। हम यहाँ पे कर्व नहीं, सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर्कल के सेंस में सेकेंड एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। आप कुछ ऐसा समझ लो ना कि ये एक सर्कल है। ओके, किसी एक लाइन ने
इसको ऐसे आर पार करते हुए बाहर निकल जाना है। और उस लाइन ने जब ऐसे निकल जाना है तो क्लियर है कि वो इसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ही यहाँ पे। और डेफिनेशन क्या सेट कर देंगे कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, इसका कुछ नेमिंग कर दिया हमने कि ये ए और ये बी, ये लाइन अगर एक एल है तो ये जो लाइन है ये लाइन सेकंड है, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो ए और बी उसका सेकंड पॉइंट है। फिर हम आ जाते हैं टेंजेंट पे। ठीक, टेंजेंट क्या है? तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन है सर्कल के सेंस में जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करता है। डेफिनेशन क्या बनता है टेंजेंट का? सिंपल डेफिनेशन है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सिंपल है। आप फिगर देख लो, ये फिगर है, यहाँ पे एक लाइन है इस सर्कल को एक्सटर्नली टच किया, इस पॉइंट पे टच किया। इस लाइन को हमने नाम दे दिया ए बी, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे हमने नाम दे दिया सी। ये सर्कल है तो इसका रेडियस है ओ, कुछ ऐसा। तो इस ए बी लाइन के बारे में कॉन्सेप्ट ये जनरेट होता है कि ए बी जो लाइन है यहाँ पे टेंजेंट है। सर्कल के सेंस में 3 ही लाइन होगा ना, एक लाइन जो उसे एक्सटर्नली टच करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा, एक लाइन जो उसे इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे, और एक लाइन जो उसके साथ कोई भी बिहेवियर नहीं करेगा, उसे टच ही नहीं करेगा, एकदम आउटर रहेगा सर्कल से बिना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। ठीक है, तो वो तो रैंडम कोई भी लाइन हो जाएगा। हमारा मेन इंटेंशन ये होना चाहिए टेंजेंट और सेकेंड से निकले हुए सारे प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम थ्योरम जो जनरेट होता है वो तो टेंजेंट से रिलेटेड ही थ्योरम जनरेट होता है। वैसे आपने टेंजेंट पे फोकस किया है तो टेंजेंट के डेफिनेशन को आप यहाँ पे लिख लो कि टेंजेंट इज अ लाइन, यानी इट इज़ अ लाइन तो सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब ये जो टचिंग पॉइंट है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे जो टच कर रहा है टचिंग पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी ये जो सी है, ये सी है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको एक और नाम से हम जानते हैं टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। ए भी एक लाइन है, ए भी एक टेंजेंट है, और उसका टेंजेंट पॉइंट सी है। इसका मतलब ये है कि ए बी लाइन और सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। पी क्यू एक लाइन है और टेंजेंट पॉइंट अगर आर है, मतलब वो पी क्यू जो टेंजेंट लाइन है वो आर पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। सिंपल कुछ ऐसा है। और एक कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा भी है कि अगर सेकेंड के बारे में हम डिस्कस करें कि सेकेंड जो है अगर एक पॉइंट पे फिक्स रहते हुए, जैसे ये सेकेंड है, आपने यहाँ पे एक लाइन बना दिया, ये सेकेंड है, अगर ये एक पॉइंट पे फिक्स रहते हुए, इस पॉइंट पे फिक्स रहते हुए, जैसे मान लो ये ए और बी एक पॉइंट पे फिक्स रहते हुए अगर ये मूव करने लगे, ये भी एक समय ऐसा आएगा कि ये मूव करते हुए टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, ये ए पॉइंट पे फिक्स रहा और मूव करते करते एक समय ऐसा आया कि ये टेंजेंट बन गया, ए पॉइंट पे ही टेंजेंट बन गया। तो ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। हम थ्योरम पे आते हैं। हमारे सामने सबसे पहला थ्योरम ये आता है, तो हमारे सामने पहला थ्योरम यही आता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल सी बात है कि सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये कुछ ऐसा है कि सर्कल पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इसको जब आप रेडियस से मिलाओगे यहाँ पे, तो ये इस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यही आपको शो करना है। ठीक है, ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर होगा, यही आपको शो करना है। तो आसान है ये। चलो, ये जो टेंजेंट था इसको हमने नाम दे दिया ए बी। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे हमने नाम दे दिया सी, और ये तो हमारा सेंटर ओ है ही। अब हम करना स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, तो फिगर तो यहाँ पे ऑलरेडी बना है, आप देख लो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन। थ्योरम को प्रूफ करने का जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। गिवन में हम क्या लिखेंगे, सी ओ आर इज अ सर्कल। ठीक है, ए बी इज और टेंजेंट एट सी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। ओके, और उसी क्या है, उसी तो रेडियस है। खैर उसका डिस्कस हमें नहीं करना है। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ हमें कुछ ऐसा लिखना है कि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी
कंस्ट्रक्शन कुछ करना है क्या? तो हाँ बिल्कुल कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे कि लिख लो आप कुछ ऐसा। अब आ जाओ प्रूफ पे। प्रूफ में हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमें जो प्रूफ करना है कि उसी परपेंडिकुलर ए बी, उसके पहले हम कुछ सोचते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द shortest distance ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही होता है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ओसी ए बी पे परपेंडिकुलर है, यानी सी एक पॉइंट है ए बी पे, तो सी के अलावा जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जैसे डी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओ से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसी से बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये लिख लो, देन एट द प्लेस ऑफ OC perpendicular AB we can prove OC less than OD। ओके, क्यों? क्योंकि D is a point on AB। हम ये तो कर ही सकते हैं प्रूफ। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे आ जाओ आप। आगे क्या है कि जब आप ज्वाइन कर लो, लिख लो यहाँ पे ज्वाइन OD। अब OD को जब आपने ज्वाइन किया तो आप यहाँ पे ये मेंशन कर लो कि OD इंटरसेक्ट सर्कल एट E। OD ने सर्कल को E पे इंटरसेक्ट किया। जैसे ही आपने यहाँ पे O और D को ज्वाइन किया तो इसने क्या किया कि सर्कल को इंटरसेक्ट किया E पे। ठीक है। और ये OE क्या है? OE तो रेडियस बन गया, वैसे ही OC भी तो रेडियस ही है, यानी यहाँ पे ये बन गया दैट इज OE इक्वल टू R, एंड OC भी तो R ही के बराबर है, OC इक्वल टू R। सिंपल सी बात है। यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि OE इक्वल टू OC, कुछ ऐसा। फिर OD पे डिस्कस करो कि ODM किसके बराबर हो गया। नाउ OD हो गया OE प्लस ED के बराबर। इसके बराबर सिंपल सी बात है, यानी क्लियर है कि OD किससे बड़ा हो गया? OE से। और OE किसके बराबर है? OC के बराबर है। आप यहाँ पे लिख लो दैट इज कुछ ऐसा। तो आप यहाँ पे ये लिख लोगे कि OD ग्रेटर देन OC, यानी OC लेस देन OD। OC जो है OD से छोटा हो गया, यानी हम ये बोल सकते हैं कि hence we can say that OC is the smallest या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी इसका मतलब क्या हो गया कि OC परपेंडिकुलर AB। ये हो गया प्रूफ, एकदम सिंपल था ये। अब हम आते हैं थ्योरम 2 पे। ओके, थ्योरम 2 जो है वो कन्वर्स ऑफ 1 है। कन्वर्स ऑफ 1 ये पहले थ्योरम का कन्वर्स है। ये क्या है? पहले तो इसके स्टेटमेंट को लिख लो आप। तो क्या है स्टेटमेंट? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। बस इस थ्योरम का कन्वर्स है और ये भी काफ़ी आसान है। हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, क्या कह रहा है ये। जैसे इसके लिए फिगर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये एक सर्कल है। यहाँ पे ये मेंशन क्या कर रहा है कि एंड पॉइंट ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले तो आप रेडियस बना लो, यहाँ पे एक रेडियस बना लिया आपने। ठीक है,
यहाँ पे ये बोला अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस, रेडियस के एंड पॉइंट के थ्रू एक लाइन को ड्रॉ किया आपने एंड परपेंडिकुलर टू इट, इस पे वो परपेंडिकुलर है, यानी ये कुछ ऐसा। आपको पहले से पता है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, आपको बताना है कि ये इसका टेंजेंट है। तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है कि टेंजेंट उसे एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करता है। कुछ देर पहले तुमने ये यूज़ कर लिया है कि जब वन पॉइंट पे वो टच करेगा, ये प्रूफ कर लिया है कि जब वन पॉइंट पे टच करेगा तो सेंटर से जब उसे मिलाओगे रेडियस के थ्रू तो वो उस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने यहाँ पे सेंटर को ओ मान लिया, आप यहाँ पे ये है ए बी, और ये जो एंड पॉइंट ऑफ रेडियस है इसे मान लिया हमने सी। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट को मान लेंगे डी, कुछ ऐसा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे? सी ओ आर इज अ सर्कल। ठीक है, ओ सी इज द रेडियस एंड ए सी बी इज परपेंडिकुलर ऑन इट। ठीक है, वो इस पे परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है हमें, उसको मेंशन कर लेते हैं। टू प्रूफ ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है क्या? नहीं, रैंडमली हम ओ से डी को ज्वाइन करेंगे, यही हमारा कंस्ट्रक्शन है कि डी एक पॉइंट को आपको एज्यूम करना है। तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि डी एक पॉइंट है जिसको हमको ज्वाइन करना है ओ से, और जो सर्कल को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। पिछली बार की तरह यहाँ भी ई पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो सीधे हम प्रूफ पे आ जाते हैं। तो यहीं पे आप मेंशन कर लो, लेट डी इज अ पॉइंट lie on AB other than C। ठीक है, ज्वाइन OD, और मेंशन कर लिया आपने OD इंटरसेक्ट द सर्कल एट E। ठीक है, ये आपने OD को जैसे ही ज्वाइन किया तो तुरंत पता चला कि इसने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो E पे इंटरसेक्ट किया। अच्छा, अब जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? सिंस OC परपेंडिकुलर AB, यानी क्लियर है कि OC जब AB पे परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज OC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू AB। ठीक है, और AB पे DB तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो D क्लियर है जब एग्जिस्ट कर रहा है, और OC शॉर्टेस्ट है, यानी OD जो है OC के कंपैरिजन में तो लॉन्गेस्ट हो गया ना। यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं दैट इज OC लेस देन OD। इसका मतलब ये हो गया कि OD ग्रेटर देन OC, यानी इसका मतलब क्लियर हो गया कि D मस्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर डी आउटसाइड द सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता है तो डी और सी को ओवरलैप होना पड़ेगा, कोइंसाइड होना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ये आउटसाइड लाइज करेगा, और जब आउटसाइड लाइज करेगा तो यानी क्लियर है कि डी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बन सकता है। देन डी नेवर बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज टेंजेंट पॉइंट। दैट इज टेंजेंट पॉइंट। इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि ये टेंजेंट पॉइंट बन नहीं सकता है, और जब ये टेंजेंट पॉइंट बन नहीं सकता है तो हम क्या बोलेंगे कि हैंस ए बी इज टेंजेंट
एट सी ओनली। ठीक है, फिर से एक बार बोला जा रहा है कि अगर डी को भी टेंजेंट पॉइंट बनना पड़ेगा तो डी और सी को कोइंसाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो दो आसान आसान थ्योरम थे। थर्ड थ्योरम आपके सामने आता है। थर्ड थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। अच्छा, थर्ड थ्योरम पे चलने के पहले हम ये फोकस कर लेते हैं कि टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करें तो एक सर्कल पे कितने टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है बिना किसी लाग लपेट के। सिंपल एक ही आंसर है कि 2 टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है एक सर्कल पे। ठीक है, तो उसे आप नोट कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक सर्कल है जिस पे आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हो, जैसे ये पी पॉइंट है, इस यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बस 2 ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, ये बेसिक बातें आप जानते हो। ठीक है, हमारा थ्योरम इसी के रिगार्डिंग होने वाला है। हम अपने थ्योरम में ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब क्या कि ये पी ए और ये पी बी, ये दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो हम थ्योरम 3 पे आते हैं। थ्योरम 3 का जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, मतलब एक ही होगा। तो थ्योरम 3 को कुछ इस तरीके से हम नोट कर लेते हैं स्टेटमेंट को उसके। तो स्टेटमेंट सिंपल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। और हम ये भी देखेंगे जब इसको हम प्रूव करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी देख लेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएंगे जिनके लिए आपको नए थ्योरम की तो ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हम रिवीजन क्लास में हैं, इसलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपके मस्तिष्क में सारी बातें एडजस्ट कर जाएं, जो पहले से एडजस्ट है वो रिकैप हो जाए। ठीक है, तो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। सिंपल है कि आप क्या करो कि एक सर्कल बना लो। सबसे पहले एक सर्कल बना लिया आपने, एक एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट पुट कर लो, ये आपका सेंटर हो गया। अपने क्या किया कि फटाक से यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, ये पी ए और बी। ठीक है, इस सेंटर का नाम हमने दे दिया ओ। अब लिख लो, गिवन COR is a circle। ठीक है, P and PB are 2 tangents। ठीक है, टू प्रूफ में आप लिख लो। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि PA इक्वल टू PB। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है क्या? नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, सीधे हम आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में हम लिखते हैं सबसे पहले कि ज्वाइन OA OB एंड OP। ठीक है, OA OB और OP, इसको कर लिया हमने ज्वाइन कर लिया तो क्लियर है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेंजेंट को रेडियस से आपने मिलाया, सेंटर से मिलाया तो उस पर परपेंडिकुलर हो गया। सिंपल यहाँ आपने ज्वाइन कर लिया। अब आगे के प्रोसीजर पे आ जाओ। आप देखोगे कि आपके सामने 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आ गया है, PAO और PBO। तो उसी पे हमें फोकस करना है। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो एंगल PAO जो है वो किसके बराबर? एंगल PBO के बराबर, 90 डिग्री, कोई शक नहीं इसमें। फिर उसके बाद OA इक्वल टू OB, ये तो रेडियस हो गया ना। और उससे बड़ी बात कि OP इक्वल टू OP, ये तो कॉमन साइड हो गया। कॉमन साइड हो गया, और कॉमन साइड के साथ साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी हो गया। तो कनकरेंसी क्राइटेरिया के हिसाब से हम यहाँ पे ये बड़े ही तमीज के साथ ये लिख सकते हैं बाई RHS कनकरेंसी क्राइटेरिया
ट्रायंगल PAO ये जो है ये कन्गरेंट हो जाएगा ट्रायंगल PBO के। कोनो कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। और जब ये कन्गरेंसी हो ही गया है तो CPCT लगाओ ना आप बाई CPCT। ये CPCT क्या है आपको याद होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्गरेंट ट्रायंगल। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दे रहे हो आप, CTS क्या नहीं कर रहे हो आप। बाई CPCT आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, जो आपको चाहिए आप वही लिखो, बाकी सब सारी चीज़ों पे फोकस मत करो। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया, इस वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट PA हो गया और दूसरे वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट PB हो गया। यानी आपको यहाँ पे क्या मिल गया, दैट इज PA इक्वल टू PB। ये आपने कर दिया प्रूफ, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कुछ और भी चीज़ आपको मिलता प्रूफ करने को, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आपने ड्रॉ कर लिया और ये भी दिखा दिया कि वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो गया, उसके साथ साथ और क्या हुआ, उस एक्सटर्नल पॉइंट ने उन दोनों टेंजेंट पॉइंट के साथ जो एंगल बनाया था वो एंगल तो हो गया बाइसेक्ट। सेंटर पे भी जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल भी हो गया बाइसेक्ट। ये भी एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गया। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो हियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आपको कभी कभी पूछ सकता है। एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, ये भी एक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ। एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, ये भी आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। और ये भी कैसे आ रहा है, तो ये भी भैया आ रहा है बाई CPCT ही आ रहा है, ये बाई CPCT ही आ रहा है, ठीक है। खैर जो भी है ये आपने इजी वे में कर दिया। अब एक और लास्ट थ्योरम रह चुका है, हम उसके बारे में फोकस कर लेते हैं। उसके बारे में क्लास में भी डिस्कस किया गया है, फिर उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वीडियो ओवर हो जाएगा। सेकंड जो वीडियो आएगी सर्कल की, उसमें सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस रहेगा। वैसे आपको कोई भी डाउट्स हो सर्कल का, तो यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो थ्योरम 4 पे हम चलते हैं। तो इस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं, ओके। तो ये इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देखकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि थ्योरम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। थ्योरम तो काफ़ी सिंपल है, आप उसे इजी वे में समझ जाओगे। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि फॉर एनी सर्कल द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। सिंपल सी बात है, आप फिगर को देखोगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ ये कहता है कि फिगर पे हम अगर फोकस करें, ये एक सर्कल है मान लो, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मानोगे क्यों, ये सर्कल तो है ही, टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ओके। ये आपका सेंटर है। आपने सर्कल के अंदर एक कॉर्ड को डिसाइड कर लिया कि ये एक कॉर्ड है, ओके। बाय द वे यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। ये पूरा का पूरा अगर टेंजेंट है AB, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है C, और C के थ्रू आप कॉर्ड को भी डिनोट कर रहे हो, तो कॉर्ड है आपका CD। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वो एंगल जो होगा इसी सर्कल में इस अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बराबर होगा। तो एक अल्टरनेट सेगमेंट तो होना चाहिए ना, तो अल्टरनेट सेगमेंट आपका कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। यहाँ से उसको आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा वो इसके बराबर होगा, यानी ये भी थीटा ही होगा। इसको यहाँ पे हम मान लो कि ये है E। और चलो देखो ये कितना बेसिक तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। चलो तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन में, गिवन COR इज अ सर्कल, ठीक है। AB इज अ टेंजेंट एट C, ठीक है। बस इतना ही मेंशन करते हैं। टू प्रूफ में आ जाओ। टू प्रूफ में आप वो जो स्टेटमेंट को प्रूफ करना है उसको आपने इस फिगर के थ्रू प्रूफ करना है, उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है कि एंगल ACD किसके बराबर है, एंगल DEC के बराबर, ठीक है। नहीं तो इसकी जगह पे आप उस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये पूरे थ्योरम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है
कि क्या है कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा टू प्रूफ में। तो आप सिंपल ये लिखोगे, इस फिगर के अकॉर्डिंग चलेगा। कंस्ट्रक्शन करना है बिल्कुल नहीं करना है, जो थोड़ा बहुत करना है वो हम मेंशन कर लेंगे प्रूफ में ही। तो आप सीधे आ जाओ प्रूफ में और देखो प्रूफ में आके आप क्या कमाल करते हो। सबसे पहले तो आप लिख लो ज्वाइन ओसी। जैसे ही आपने ओसी को ज्वाइन किया तो आपका तुरंत दिमाग ठनका कि अरे ओसी को ज्वाइन करेंगे तो ओसी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सी टेंजेंट पॉइंट है। तो जैसे ही आपने ओसी को ज्वाइन किया तो आपके दिमाग में तुरंत एक बिजली चमका कि देन ओसी परपेंडिकुलर ए बी। जब ओसी ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया तो आपके दिमाग में यह आया कि एंगल ए सी ओ ये तो हो गया 90 डिग्री। अच्छा, जब आपने ओ से सी को ज्वाइन कर ही दिया है तो आपने सोचा कि चलो ओ से डी को भी ज्वाइन कर देते हैं, एक ट्रायंगल ही बना देते हैं, झंझट ही खत्म कर देते हैं, उसको उसकी एक दुनिया दे देते हैं पॉलीगन वाली। क्या जो भी है, एंगल ए सी ओ आपने 90 डिग्री के फॉर्म में डिसाइड कर लिया। और जैसे ही इसको 90 डिग्री के फॉर्म में डिसाइड किया, आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी ओ, ये तो हो ही सकता है। तो वो आपने यहाँ मेंशन कर लिया कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी ओ, ये सब किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको नहीं है। इस वाले लाइन को लिखते ही आपके दिमाग में जैसे ही डी सी ओ पे आपने फोकस किया तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि इन ट्रायंगल डी सी ओ, डी सी ओ ट्रायंगल में आपको दिखाई दिया कि ओ सी जो है और ओ डी जो है ये तो आपस में बराबर है, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये तो आपस में बराबर है। और जब ये दोनों आपस में बराबर है यानी ये दोनों रेडियस के बराबर है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जैसे ही ये रेडियस बराबर हुआ आपको पता चला कि एंगल डी सी ओ किसके बराबर है, तो ये बराबर है एंगल सी डी ओ के बराबर है। कौन से प्रॉपर्टी के थ्रू ये डेवलप हो रहा है? तो आइसोस्केलस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल, एक तीसरा एंगल भी तो है वो यहाँ पे इंतजार कर रहा है आपका, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, ये सब मिलकर बना दिया 180 डिग्री, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, हम डी सी ओ पे फोकस करेंगे। डी सी ओ और सी डी ओ दोनों आपस में बराबर हैं, तो डी सी ओ को ऐसा लिख सकते हैं क्या? ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, जब ऐसा आपने लिख ही दिया तो ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी ओ ये किसके बराबर हो सकता है? 180 डिग्री माइनस एंगल डी ओ सी के बराबर हो सकता है। अच्छा, जब ये आपने बराबर कर ही दिया तो एंगल डी सी ओ को किसके बराबर आप लिख सकते हो? 90 डिग्री माइनस एंगल डी ओ सी अपॉन 2। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की आपने, नहीं? ये काफ़ी बेसिक ही था, इसको आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते थे, लेकिन बस इसको आपको दिखाना है कि एंगल डी सी यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस डी ओ सी बाई 2 अगर है तो फिर इसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? वही मिल जाएगा जो हमें ढूंढना है, जो हम ढूंढ रहे हैं वही मिल जाएगा। ओके, तो डी सी यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस डी ओ सी बाई 2 है। फिर से हम चले आते हैं ऊपर जहाँ पे आपने छोड़ा है उससे, साथ छोड़ना तो बहुत बुरी बात है, तो आप इसको लिख लो, एंगल ए सी डी और प्लस डी सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री जो है उस पर आप आगे बढ़ो। अब बगल में लिख लो, इसको मेंशन कर लो बगल में। ठीक है, वैसे ये सारे लिखने के बाद आप लिख रहे हो, मैं बगल में ही मेंशन कर रहा हूँ, स्पेस खाली है। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपने एंगल ए सी डी लिखा प्लस एंगल डी सी ओ की जगह पे आपने क्या लिखा? 90 डिग्री माइनस डी ओ सी, 90 डिग्री माइनस एंगल डी ओ सी बाई 2, ये सब किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये 90 और ये 90 आपस में एक दूसरे को भाते नहीं हैं, तो इन दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। ठीक है, सेम साइन के साथ एडजस्ट कर रहे हैं इसीलिए नहीं भा रहे हैं, अपोजिट साइन के साथ एडजस्ट करते तो अच्छा लगता। खैर जो भी है, इसके बाद आपको क्या मिला? एंगल ए सी डी इक्वल टू मिला आपको एंगल डी ओ सी बाई 2। आपको करना प्रूफ कुछ और था, पहुंच कुछ और गए, लेकिन आपने देखा फिगर में कि एंगल डी ओ सी बाई 2 क्या है।
एंगल डी ओ सी बाई 2, इस एंगल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि इस एंगल का आधा। तभी आपको दिमाग में गया कि अच्छा डी सी एक सेगमेंट है जो सेंटर पे अगर डी ओ सी बाई 2 बना रहा है, आधा एंगल बना रहा है, तो किसका दुगुना एंगल बना रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, एंगल डी ई सी उसी का दुगुना बना रहा है ना। तो तुरंत आपने लिख दिया कि ओके देन एंगल ए सी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग डी ई सी के बराबर, एंगल डी ई सी के बराबर। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे आपने किसका यूज़ किया, तो यहाँ पे अपने 9th वाले थ्योरम का यूज़ किया। 9th वाले कौन से थ्योरम का यूज़ किया, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते थे कि ट्वाइस ऑफ एंगल डी ई सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, और यहीं से एंगल डी ई सी इक्वल टू जनरेट हो जाता है एंगल डी ओ सी अपॉन 2, इसी का आपने यूज़ किया है। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी समझ में ये आ गया होगा, ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो इस थ्योरम को आप बना लेते हो, सोल्व कर लेते हो, अच्छी बात है। बस इसके रिजल्ट को याद रखो, और इसके रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो धड़ल्ले से यूज़ करो उसे। ओके, तो अब कुछ याद रखने वाली बात, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखो टेंजेंट से रिलेटेड, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये टेंजेंट से रिलेटेड है। तो हमारा सबसे पहला फैक्ट्स कुछ इस तरीके से है कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 2। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब, और ये जो टेंजेंट्स होंगे ये एक्सटर्नल टेंजेंट्स होंगे, उसके बारे में भी मेंशन कर लो कि दिस टेंजेंट्स आर एक्सटर्नल टेंजेंट। ठीक है, आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा ना, दो सर्कल है कुछ ऐसा और एक सर्कल कुछ ऐसा है। ठीक है, हो सकता है कि दोनों के रेडियस आपस में इक्वल हो और नहीं भी हो, हमें इन दोनों का कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे कर सकते हैं, अंदर से तो कर नहीं सकते हैं, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो बाहर से ही करोगे ना आप कुछ ऐसा कर लोगे, एक टेंजेंट ऐसा हो जाएगा और दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये दोनों टेंजेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये सब डिपेंड करेगा कि सर्कल कैसा है। सर्कल अगर कन्गरेंट है तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, सर्कल अगर कन्गरेंट नहीं है तो ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन कॉमन टेंजेंट तो यही दोनों होने वाला है। ठीक है, और दोनों एक्सटर्नल होने वाला है। दूसरे फैक्ट्स की बात करते हैं, दोनों सर्कल ने एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3, सिंपल है, देख लो आप यहाँ पे फिगर पे देख लो, दो सर्कल ने एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किया, दो सर्कल ने एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किया, ये दोनों सर्कल आपस में इक्वल हो, एक कॉमन टेंजेंट तो कुछ ऐसा निकल गया बीच से। ठीक है, और बाकी एक ऐसा निकल गया कॉमन टेंजेंट, दूसरा कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा निकल गया, सिंपल सी बात है। तो ऐसा नंबर ऑफ मैक्सिमम टेंजेंट क्या हो गया, कॉमन 3, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है तब। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, थर्ड फैक्ट्स पे आते हैं। क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 1। बस सिंपल है, आप यहाँ पे फिगर पे देख लो, ये आपने एक बड़ा वाला सर्कल बना लिया और इसको अंदर से आपने एक छोटा सा सर्कल बना दिया जिसने इसको टच कर रखा है। कॉमन टेंजेंट की बात करोगे तो एक आउटर पॉइंट से आपने यहाँ पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इन दोनों का तो कॉमन टेंजेंट एक ही हो गया ना, बस यहाँ पे ये इसका टेंजेंशियल पॉइंट है जो भी है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कि एक सर्कल जो है वो कंप्लीटली दूसरे सर्कल से अलग है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, तो वहाँ पे 4 बनेंगे। ठीक है, कैसे, तो देख लो आप फिगर में, आसान है एकदम, फिगर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया,
एक सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर दिया और अब श्योर हो गए कि अच्छा यहाँ पे ये तो टेंजेंट बन ही गया, ठीक है, एक टेंजेंट ऐसे बन ही गया, ठीक है, एक तीसरा टेंजेंट कुछ यूँ बन गया, ठीक है, और एक चौथे टेंजेंट की बात करेंगे वो भी कुछ ऐसे बन ही जाएगा। बस हो गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, 4 हो गया। अच्छा, पांचवें फैक्ट की बात करें कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, तो क्लियर है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स ऑन वन सर्कल, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो ये तो आपको बताया गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी सर्कल पे। लेकिन किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो मेनी टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। और बाकी 2 सर्कल के बीच का क्या है, तो वो तो आपको मिल ही गया। कंसेंट्रिक सर्कल की बात कर लो तो कंसेंट्रिक सर्कल में देयर आर नो कॉमन टेंजेंट्स between two concentric circles। कंसेंट्रिक सर्कल में कोई कॉमन टेंजेंट होता ही नहीं। आप देख लो, आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और इसी के अंदर एक छोटा सा सर्कल और ड्रॉ किया और कुछ ऐसा मान के चल रहे हो कि दोनों का सेंटर सेम ही है, तो कहाँ से इन दोनों के बीच कॉमन टेंजेंट आप निकाल लोगे, ऐसा है ही नहीं। तो ये तो था सर्कल पे बेस्ड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ थ्योरम्स का वीडियो। अगला जो वीडियो आएगा उसमें सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करिए। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।